क्या कहना चाहेंगे आप, जिन्हें जिस लीडर को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, पॉलिसीज को अप्रिशिएट करते हैं, 27 साल बाद वो दिल्ली में उनकी जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? आपने उनकी जीत के बारे में तो बताया, लेकिन पूरी खबर बताइए चोसा। पूरी खबर इस तरह के देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 27 साल बाद दिल्ली में अपना इलेक्शन विन किया, जबरदस्त है जी। उसके ऊपर उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए कि आपने 27 साल बाद इलेक्शन जीता है। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया क्या दिखा रहा है और क्या सुना रहा है, उस चीज को भी आप बताइए। पाकिस्तान का मीडिया बता रहा है जी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने अंगेज जितने भी थे, ऑपोजिशन जितनी भी पार्टी, सबको जेलों में बंद करके उन्हें फिर उन्होंने इलेक्शन जीते। और हिंदुत्व को जो है ना बहुत प्रमोट कर रहे हैं, वो सारे हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इलेक्शन जीत लिए। और बड़ी एग्जांपल हमारा मीडिया ये दे रहा है बांग्लादेश का, कि शेख हसीना वाजिद ने अपने सारे टेन्योर में क्या किया कि ऑपोजिशन को जेलों में बंद किया, फिर वो इलेक्शन जीती और उन्होंने हुकूमत की। वही एग्जांपल देते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर। मैं पाक मीडिया से ये पूछना चाहूंगा कि आपने अपने हमसाये के एग्जांपल तो दिए, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा अपने मीडिया को कि 27 साल बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इलेक्शन जीते हैं। अगर तो उन्होंने सब टीमों को सबको पकड़ के जेलों में बंद किया होता तो वो 27 साल ना लगते उन्हें इलेक्शन जीतने में। पिछले 11-12 सालों से उनकी गवर्नमेंट है, तो उन्होंने इलेक्शन जीतने थे, सबको बंद करके वो जीतते इलेक्शन, अपने वो क्यों हारते इलेक्शन? ऐसी बात नहीं है। और पाक मीडिया की बड़ी बात बताना चाहूंगा, देखिए ये हिंदुस्तान के एग्जाम्पल तो दे रहे हैं, बांग्लादेश के एग्जाम्पल तो दे रहे हैं, अपने पाकिस्तान के एग्जाम्पल क्यों नहीं देते हैं? जब पाकिस्तान में इलेक्शन हुए तो एक पार्टी, पाकिस्तान की बड़ी सॉलिड पार्टी भी जेल के बीच में बंद थी, उनके लीडर जेल में बंद थे, तो उनके बारे में क्यों नहीं बताया जाता? तो ये फजूल की खबरें हैं, फजूल की बातें। सच को प्रमोट करना चाहिए, सच दुनिया में दिखाना चाहिए। अगर उन्होंने 27 साल बाद मेहनत करके इलेक्शन जीते तो उन्हें अप्रिशिएट करें यार, सच बताएं आप। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सर तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ठीक है, दूसरे नंबर पे मेरा जो एक सवाल है, वो सवाल ये है कि लेट्स सपोज अगर 2 नंबरी के थ्रू या इस तरीके से अगर इलेक्शन जीते हैं तो अपोजिशन जितनी भी पार्टीज है वो क्यों नहीं बोल रहे? यहाँ पे तो अभी रिजल्ट आते नहीं इलेक्शन के, तो जो भी हारता है वो पहले बोलने लग पड़ता है। आपने ये धांधली होगी कि हिंदुस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं कभी धांधली का रोना नहीं रोया जाता। पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन हुआ, आप हिस्ट्री निकाल के देखें, पिछला इलेक्शन देख लें, उससे पिछला इलेक्शन देख लें, अभी तक पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये सिलेक्ट होके आए हैं, इलेक्शन जो है ये सारे धांधली के इलेक्शन है। और हिंदुस्तान में जब इलेक्शन होते हैं ना तो उनकी ऑपोजिशन उन्हें मुबारक देती है जीतने वाले को, जीते वो उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। और अब केजरीवाल की बात बड़ी की जाती है कि उसे जेलों में बंद करके फिर मोदी ने तो इलेक्शन जीता। तो केजरीवाल उधर एक भी बार गवर्नमेंट ना कर सकता अगर मोदी जेलों में बंद कर रहा होता। 2 दफा सीएम रह चुके हैं मेरे ख्याल से। पहले तो मैं अपनी मीडिया को मैसेज देना चाहूंगा, जो खबर सही है उसे लेके चलें। अब पाकिस्तान में आपको आइडिया होगा, कुछ दिन पहले खबर चली कि मदरसे के बीच में, अच्छा मदरसे में हुआ क्या डिटेल से आपको कोई भी नहीं बात बताएगा, ये हम लोग बताएंगे, जिन्हें गद्दार भी कहा जाता है, जिनको टैग भी लगते हैं, ये हम, लेकिन जितने मर्जी टैग लगाओ, हमने फिर सच बोलना है, हमने फिर दल्ले से बात करनी, कर लो हमारा क्या कर सकते हो। देखो भाईजान, मदरसे के बीच में जब सारा दिन 100-150 बच्चा कुरान पाक पढ़ता है, बैठ के कुरान पाक हिफज करता है, जहाँ 5 वक्त की नमाज पढ़ाई जाती है, जहाँ जुम्मा भी पढ़ा जाता है, तो सारा दिन बच्चे उधर कुरान पढ़ते हैं और रात को ईशा के बाद वही जो मौलवी साहब बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हैं ना, वही मौलवी साहब ईशा के बाद उसी जगह पे मुजरा शुरू हो गया है, डांस शुरू हो गया, शराबें शुरू हो गई हैं, पैसा फेंकना शुरू हो गया है। तो भाईजान मैं अपनी मीडिया को कहना चाहूंगा ना कि ये खबरें चलाए ना, हमारे पर आप टैग लगाते हैं, उन्हें क्यों नहीं पकड़ते? असल तो पाकिस्तान का नाम ये लोग बदनाम कर रहे हैं, हम लोग पाकिस्तान का नाम नहीं बदनाम करते, हम तो पाकिस्तान की पेन में बोलते हैं, उसकी तकलीफ में बोलते हैं कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा। अब मुझे ये बताएं ना कि मदरसे में जो डांस हुआ, मुजरा हुआ, इसका पूरी दुनिया में मैसेज क्या गया? पूरी दुनिया में पाकिस्तान का और इस्लाम का इमेज खराब होता है इस चीज को लेके कि पाकिस्तान में 100-150 बच्चा जिस मदरसे में कुरान पाक पढ़ रहा है, उधर आप मुजरे करवा रहे हो, लड़कियों को डांस करवा रहे हो, और मौलवी साहब सर पे टोपी रखे पैसा फेंक रहे हैं, शराबें चल रही हैं उधर। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ये चीजें नहीं होती, ये हमें गलत बातें बताई जाती हैं और हमें ही गद्दार और पता नहीं क्या क्या। अरे यार ये खबर तो छोड़ो, आज की मैं आपको एक नई खबर बताता हूँ, शायद सब आपने भी वो खबर नहीं सुनी होगी। आपको आइडिया है कि पाकिस्तान के बीच में एक घर में बच्ची पैदा हुई, बेटी पैदा हुई ना, बच्ची पैदा हुई, तो उन्होंने बेटा ना पैदा होने के दुख में उस बच्ची को जाके दफना दे, जिंदा दफना दे उस बच्ची को। वो तो रेस्क्यू किया गया, अल्लाह भला करे, उस बच्ची को निकाला गया, वरना हमारे सामने तो केस आना भी नहीं था। हमें तो पता, इस तरह के पता नहीं कितने वाकयात होते होंगे, बच्चों को दफन कर देते हैं, हमें पता ही नहीं इन चीजों का। वो तो रेस्क्यू किया गया, तो हमें इस चीज की खबर आई। और ये भी खबर मैंने फेसबुक पे देखी है, फिर उसपे मैंने मेन चीज देखी, किसी मेजर ने जो है ना उस बच्ची को ड्रॉप किया, मतलब अपने सीने से लगाया। जी हाँ, अब वो उस बच्ची को पालेंगे, पोसेंगे, बड़ा करेंगे, उसकी जिंदगी का जो है ना, देखें बच्ची की जो बात है ना, मैं खुद बेटियों वाला हूँ साहब, तो बच्ची की पेन मैं जान सकता हूँ। और वो फजूल बाप जो है जिसने बच्ची को फेंका है या दफनाया है, उसे पता ही नहीं है कि बच्ची क्या रहमत होती है। बच्ची को अपने सीने से लगाता तो सही, वो बेटे के चक्कर में बच्ची को दफनाया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यकीन करें, जिस शख्स ने उस बच्ची को सीने से लगाया, मेरा दिल करता है उसे सैल्यूट करने के लिए। यकीन करें, मेरा दिल करता है कि ये बहुत बड़ा काम है यार। देखे, हम कोई नेगेटिव खबर आती है तो हम उसको इशू बनाते हैं, उसके ऊपर बात और बनाएंगे, हमें
हमेशा बनाएंगे, क्योंकि हमने सच बोलना है। लेकिन जहां पे उन्होंने सही काम किया या किसी ने भी सही काम किया है, उसके ऊपर एप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें सल्यूट करना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि ये काम बिल्कुल सही है, ये आप करें। और मीडिया इस चीज को हाईलाइट करे कि पता चले। देखे आज से 1400 साल पहले ये खबरें सुनने को मिलती थी, ये बातें हमें पढ़ने को मिलती है कि बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था जी, वो दौर जालिमों के दौर थे। तो आज भी तो यही सारा कुछ हो रहा है, लेकिन बताने वाला कोई नहीं है। जो एक साइड पे हम ये सुनते हैं जी, डोनाल्ड ट्रंप की जो पोस्ट टेकिंग सेरेमनी थी, उधर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर फ्रंट रो में बैठे हैं, इतना प्रोटोकॉल, इतना प्रोटोकॉल। कुछ ही दिनों बाद खबर आती है जी, इंडिया के 100 से ज्यादा जो लोग हैं, इंडियंस हैं, उन्हें अमेरिका ने हथकड़ियां लगा के इंडिया छोड़ के गए हैं। यानी क्या समझते हैं, इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बेहतर हैं, खराब हैं? आपकी इसके ऊपर क्या opinion? देखिए, मेरी ऑडियंस जो मुझे सुनती है, जिन्होंने मेरी वीडियो देखे, मैंने हमेशा अमेरिका को दोगला कहा है। अच्छा। मैंने हमेशा अमेरिका को कहा कि ये कभी किसी का नहीं बन सकता, ये किसी का साथी नहीं है, ये किसी का दोस्त नहीं है अमेरिका। और इंडिया की अगर आप बात करते हो, इंडिया 118 जो उनके लोगों को हथकड़ियों से बांध के हिंदुस्तान भेजा गया, क्या इंडिया इस चीज से ब्लैकमेल हो जाएगा? मुझे लगता है कि अमेरिका कोई बात अपनी मनवाना चाहता था हिंदुस्तान से, उन्होंने वो बात मानी नहीं। इस तरह के तरीकों से हटकंडे जिसे कहते हैं ना, ब्लैकमेल करने का सिलसिला। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर आज मोदी है, आज कोई और नहीं है। अब मोदी ने अपना फ्रांस का भी सारा सिलसिला शेड्यूल जो है ना वो भी कर रहे हैं। और चलो फ्रांस को भी छोड़ो, अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाइना के साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर ले, तो फिर पीछे अमेरिका क्या रह जाता है? कहां गई इसकी सुपर पावर? देखिए, अमेरिका किस चीज पे इस खिते के ऊपर लड़ाइयां करवाता है, किस चीज का उसे डर है? चाइना का डर है ना, उसे चाइना को लेकर डरता है वो हमेशा। तो अगर इंडिया ने चाइना के साथ दोस्ती कर ली, तो फिर अमेरिका कहां गया? फिर अमेरिका बताए 118 जो है। देखें, मैं खाली इंडिया के लिए बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के लिए भी बात करना चाहता हूं कि आपको भी इतना खुद मुख्तियार होना चाहिए कि अमेरिका होता कौन है। हमारी इंडस्ट्री, हमारी कंपनियों पे पाबंदी लगाई अमेरिका ने पिछले दिनों, याद है आपको? पिछले दिनों हमारी भी कंपनियों पे पाबंदी लगाई अमेरिका ने। अबे अमेरिका होता कौन है यार हमारी कंपनियों पर पाबंदी लगाने वाला? अमेरिका होता कौन है? 118 हिंदुस्तानियों को हथकड़ियां लगा के मुजरिमों की तरह हिंदुस्तान भेजने वाला। तो मुझे चाहिए, मुझे लगता है चौसा, मेरा दिल जो कहता है कि इस खिते में जिस तरह बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, हिंदुस्तान हो गया, ये सब मिल जाए तो ये खिता कहां पे तरक्की करेगा? कभी इस चीज को भी सोचिए कि हम लोग कहां जाएंगे। और अमेरिका, देखे, हम पहले बर्तानिया के गुलाम थे, बर्तानिया हमारे पर हुक्मरानी करता था, उसके बाद अमेरिका हमारे सर पे चढ़ के बैठ गया। चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, हर जगह पे वो अपनी सियासत करता है, अपनी मर्जी के लोग लेके आता है सीटों के ऊपर, अपनी मर्जी के फैसले करवाता है। तो हमें चाहिए अमेरिका से बिल्कुल ना डरे, अपने खुद मुख्तियार होकर फैसले करे। और हिंदुस्तान कभी भी अमेरिका से नहीं डरता था, क्योंकि आप पिछले चंद साल आप निकाल के देखें, उन्होंने अमेरिका के अगेंस्ट बड़े फैसले किए हैं जो अमेरिका के सदर को भी वो पसंद नहीं थे फैसले। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उनकी अनबन भी होने लग गई थी किसी मामलों के ऊपर। लेकिन आज जो उन्होंने कर दिखाया है अमेरिका वालों ने, हमें सबको मिलकर उन्हें बहुत जबरदस्त तगड़ा किस्म का जवाब देना चाहिए। और देखें, हमें सबसे पहले अपने फ्यूचर पाकिस्तानी ये अवाम है, ये बच्चे हैं, ये देखिए ये बच्चा है, इसकी क्या एज होगी? ये जॉब कर रहा है बच्चा, ये 22 साल। ठीक है। और मतलब जॉब कर रहे हैं। स्कूल कितना पढ़े हैं? मैं 5 क्लास से पढ़ा। 5 क्लास से पढ़े हैं। आप स्कूल जाते हो? कौन से स्कूल जाते हो? गवर्नमेंट। कौन सी क्लास में हो? 4th क्लास में। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि हमारे जो नेबर कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं, जो हमसाया ममालिक हैं, कौन कौन से हैं? बताओ जो भी आपके माइंड में है। 4th क्लास का बच्चा है, अभी इतना नहीं पता। अच्छा चलो ये बताओ, हमारा दुश्मन कंट्री कौन है? दुश्मन मुल्क कौन है? हाँ? इंडिया। वाह भाई वाह। देखें, ये नेबर ये नहीं पता नेबर कौन है। हमारे ये पता बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मैंने, देखे, हम पहले बच्चों से पूछते थे ना, बेटा आपने बड़े होके क्या बनना है? तो कोई कहता था डॉक्टर बनना है, कोई कहता था पायलट बनना है, कोई कहता था फौजी बनना है, कोई कहता था कुछ बनना है। आज हमारे बच्चों के ज़हनों में क्या बातें बिठा दी कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, हमने सिर्फ उस पर बम मारना है, उससे लड़ाई करनी है। अरे यार, हिंदुस्तान हो चाहे कोई भी मुल्क हो, देखे, जंग लड़ाई अच्छी चीज नहीं होती। जंग लड़ाई से आपके मुल्क पीछे आते हैं। दुनिया में कोई भी मुल्क आप देख ले, जहाँ पे जंगे हुई हैं, उनकी इकोनॉमी नीचे आई, वो मुल्क गुर्बत की तरफ आया, उन मुल्कों में जो है ना गुर्बत छा गई। तो हम तो पहले भी इस पोजीशन में नहीं है कि जंगे लड़ने की पोजीशन में हो, क्योंकि जो हमारे मुल्क में ये हालात चल रहे हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच सुन रहा था, अभी कल परसों स्पीच सुन रहा था, तो उसके बीच में मैं सुन रहा था कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज कर रहे थे कि आओ हमारे साथ मुकाबला करो, आईटी में करो, गुर्बत खत्म करने में करो। हम देखते हैं कि पहले आप गुर्बत खत्म कर सकते हो अपने मुल्क में, या हम अपने मुल्क में गुर्बत खत्म करके दिखाते हैं। को ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए ना। तो देखे ना कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने अपने मुल्क में गुर्बत खत्म करके दिखाई नहीं। उन्होंने एजुकेशन की बात की कि अपने लोगों को एजुकेशन आप ज्यादा देते हो कि हम देते हैं, टेक्नोलॉजी हम अपने मुल्क को ज्यादा देते हैं कि आप देते हो। देखो, उन्होंने वो सारे काम करके दिखाए। आज हिंदुस्तान को देखो, टेक्नोलॉजी में नंबर 1 जा रहे हैं, एजुकेशन आईटी उनकी पकड़ी नहीं जाती, एआई उनका नहीं पकड़ी जा रही। किसी भी फील्ड में ले लें आप, डॉक्टर उनके नहीं माने जाते भाई, पूरी दुनिया में माने जाते हैं डॉक्टर उनके, इंजीनियर उनके पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, आईटी के एक्सपर्ट उनके पूरी दुनिया के बीच में है। किसी भी फील्ड में आप ले लें तो हिंदुस्तान का ही नजर आएगा। तो फिर मतलब हमें अब अपने बच्चों को ये बताना चाहिए, मतलब अगर उनकी एनर्जी को यूटिलाइज करना पॉजिटिव वे में करें, ये बताएं। मैं खुद कहता हूँ, 101 दफा कह चुका हूँ कि भाई आओ मिल के मुकाबला करते हैं, हिंदुस्तान का, इंडिया का मिल के मुकाबला करते हैं, लेकिन एजुकेशन में
हेल्थ में, टेक्नोलॉजी में, आईटी में, इकोनॉमी में, इन चीजों में मुकाबला करते हैं। क्या कहना चाहोगे इस चीज के ऊपर? कुछ नहीं कहना चाहोगे? मैं नहीं कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, आप मुकाबलों की बात करें चोर साहब, आपने पहले भी बड़े मुकाबले किए हैं अच्छा। और उन मुकाबलों का इफेक्ट आपके ऊपर आया, आपकी फैमिली के ऊपर आया, आपके खानदान के ऊपर आया, गुजरावाला तक आया जहां आप रहते हो। ठीक तो है। चोर साहब, मैं आपको आपकी हिम्मत की यकीन माने, ये कोई किसी को दिखाने की मुझे नहीं, जरूरत वो नहीं कोई मसला है, ही ये नहीं है। दिल से बता रहा हूँ कि आप जैसा बेटा, कम ही माए जो है ना ऐसा बेटा पैदा करती हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, अब सारी बातें तो ऑडियंस को नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ, क्या मामला हुए, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी ढीठ आदमी है तो फिर खड़ा हुआ है, नहीं। फिर कैमरा और माइक लेके तू खड़ा हुआ हर है। एक और भाई मेरे जैसा आदमी, मेरे जैसा बिरज जो है ना वो हिल गया हुआ था, मैं डर गया हुआ था। जो मेरे साथ देखे, जिस बंदे के काम कारोबार खत्म कर दिए जाए, ठीक है। पिछले 6 महीने से मैं बेरोजगार था, मेरे पास कोई आमदनी का सिलसिला नहीं था। ठीक है। पिछले 6 महीने में किस तरह मैंने वो सर्वाइव किया टाइम, और देखे हर मुश्किल के बाद Stability आ एक जाएगी। आसानी आती है। ठीक है। आज अल्लाह आसानी लाया, मेरा बिजनेस पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने जा, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो मैं बात करने लगा था, देखिए अमेरिका जिसे हम सुपर पावर बना के बैठे हुए, अपने सरों पे चढ़ा के जिसे बैठे हुए ना, ठीक है। वो भी हिंदुस्तान का मोहताज है किसी जगह को किस मामले लेके। में? देखिए, अभी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ऑफिशियली 3 बार अमेरिका ने इनवाइट किया अपने मुल्क के बीच में। ये इजाज है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, पूरी दुनिया में किसी के पास ये इजाज नहीं है, ठीक है। लेकिन मोदी के पास। अभी देखिए, अभी अमेरिका के सदर जब वो बने, जब इलेक्शन जीते, तो सबसे पहला फोन ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किया। ठीक है। मैंने जब कहा था कि सबसे पहले इनवाइट भी अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ही करेंगे, और मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा। व्हाइट हाउस में कोई वज़ीर आज़म दुनिया का सबसे पहला कोई जाएगा तो वो मुझे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही होंगे। ठीक है, लेकिन मैं विजुअल देख रहा था, आई थिंक व्हाइट हाउस में ऑलरेडी जापान के या किसी एक कंट्री के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वहां पे अभी विजिट पे जा चुके हैं। ये मेरी एशिया की, हाँ, पूरे एशिया के बीच की ठीक मैं हो बात गया। कर रहा हूँ, खैर, मुल्क की नहीं बात कर अच्छा। रहा। अच्छा, दूसरा ये चैंपियन ट्रॉफी शुरू हो चुकी हुई है, बड़ी बात, बल्कि होने वाली है। तो माइंड में नहीं था मेरे, जबरदस्त। तो होने वाली है। मैं कजाफी स्टेडियम गया चूर साहब। अच्छा। क्या बात, देखिए जहाँ तारीफ की बात है वहां मैं करूंगा तारीफ, मोहसिन नकवी की मैं तारीफ करूंगा इस चीज को लेके। अच्छा। हालांकि आपने मेरी वीडियो देखी होंगी, मैं हमेशा criticize मोहसिन की। नकवी के अगेंस्ट ही बात की है कि यार ये कहां से आके हुक्मरान सियासत वाले आके क्रिकेट में बैठ गए हैं, लेकिन उस बंदे ने हमें गलत करके दिखाया है। स्टेडियम बना उसने इतने कम टाइम में और इतना आउटस्टैंडिंग किस्म का स्टेडियम बना के दिखाया है। फिर उसकी जो ओपनिंग सेरेमनी हुई, क्या आउटस्टैंडिंग किस्म सिक्योरिटी की, कैसी थी ये मैं बताएं। कह रहा हूँ क्या बात है यार। जब मैं उधर गया हूँ, जब मैंने ओपनिंग सेरेमनी देखी, उधर सिक्योरिटी का निजाम देखा, तो यकीन करें दिल खुश हो गया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी वहां पे मौजूद थे, बिल्कुल। मरियम साहिबा भी मौजूद थी, मोहसिन नकवी भी मौजूद थे, और बहुत से ऑफिशियल लोग जो उधर मौजूद थे। लेकिन मजा आया उस जगह पे, पाकिस्तान की जो तरक्की देख के, पाकिस्तान के स्टेडियम को देख के बड़ा मजा आया। लेकिन दुख होता है एक चीज को नहीं, लेके। एक मिनट, जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा दुबई में, वो कौन जीतेगा ये बताएं। वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन मुझे इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेके दुख होता है, तकलीफ होता है कि इस वो चीज को लेके। पाकिस्तान में क्यों नहीं हो इतना आउटस्टैंडिंग स्टेडियम बना, इतनी बड़ी सिक्योरिटी के मामला हुए, पाकिस्तान ने अपना आप दिखाया कि यार हम इधर क्रिकेट के वर्ल्ड कप भी करवा सकते हैं, चैंपियन ट्रॉफी भी करवा सकते हैं, कोई भी। तो हमारी तो ख्वाहिश ये थी, जो मैं हर वीडियो में कहा मैंने, हमारी ख्वाहिश ये थी कि हम पाकिस्तान की कजाफी स्टेडियम लाहौर में हिंदुस्तान की टीम और पाकिस्तान की टीम को आपस में मैच करते हुए देखते, लड़ाई करते हुए मैच में देखते। और मेरी ख्वाहिश ये थी कि विराट कोहली इतने छक्के मारे कि स्टेडियम से बाहर बॉल जाए, विराट कोहली सेंचुरी करें, लेकिन मैच पाकिस्तान जीते। कुछ भी क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं हमेशा पाकिस्तान को जिताना चाहूंगा। मैं चाहूंगा पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी जीते, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते, पाकिस्तान हर किस्म की ट्रॉफी जीते, लेकिन बातों से ट्रॉफियां नहीं जीती जाती। पहला मैच आपने देखा है कि जो ट्राई सीरीज जो चल रही है पाकिस्तान में, न्यूजीलैंड के साथ। जी हाँ, तो पहला मैच पाकिस्तान इतने बुरे तरीके से हारा, इवन के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने हर खिलाड़ी का नाम लेके कहा कि आपने परफॉर्म करना है। अच्छा, दुनिया की किसी टीम का हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नाम नहीं लिया, लेकिन हिंदुस्तान की टीम का नाम लिया उन्होंने। अपनी टीम को स्पेशल कहा कि आपने हिंदुस्तान जो हमारा हमसाया है उसे आपने लाजमी हराना है। तो मैं अपने वज़ीर आज़म साहब को ये कहना चाहूंगा, ठीक है हिंदुस्तान को हराना है, हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से जीते, लेकिन आप पाकिस्तान के बड़े हैं, आप वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, आपको इधर ये बात करनी चाहिए थी कि पाकिस्तान को सबको हराना है, सबसे जीतना है, चैंपियन ट्रॉफी लेके पाकिस्तान आनी है, ना कि अपनी टीम को एक ही टारगेट देके उन्हें कंफ्यूज कर दो, ज़हनी मरीज बना दो। देखो, अगर पाकिस्तानी टीम हिंदुस्तान से हार जाए, अल्लाह ना करे हारे, दुबई के बीच में अगर पाकिस्तानी टीम हार जाए तो प्रेशर आपको पता है कितना बड़ा प्रेशर है कि उनके वज़ीर आज़म का प्रेशर, वज़ीर आला का प्रेशर, अवाम का प्रेशर, मैच हारने का प्रेशर, तो चैंपियन ट्रॉफी जीतना मुश्किल हो जाएगी। उधर हमारे वज़ीर आज़म को ये कहना चाहिए था कि चाहे आप हिंदुस्तान से हार जाओ, लेकिन आपने चैंपियन ट्रॉफी जीत के पाकिस्तान में ही रखनी है। तो मजा इस चीज का था।